हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवानी क्लासेस। बच्चों, आप कैसे हो? मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कम 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और इस ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री का हो। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें हम इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी, जिसमें बी हमारा समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने जो 90 डिग्री का कोण भी है, इसके सामने जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। इट मीन्स ये जो भुजा है वो कर्ण है। AC हमारा कर्ण है। अब बच्चों आप देखो कि दो भुजाएं रह गई। दो भुजाएं कौन सी रह गई? एक तो AB रह गई और एक BC रह गई। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि कौन सी आधार है और कौन सी लंब है। हम अभी तक इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि AB लंब है या BC लंब है, या AB आधार है या BC आधार है। इसके लिए हमें एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, या तो A या फिर C, जिस पर हमें एंगल दिया हुआ हो, कोण दिया हो। हम मान लो एंगल यहां लेते हैं, थीटा डिग्री, जो हम एंगल काम में लेते हैं। तो अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी भुजा कर्ण है और कौन सी भुजा आधार है। जो भुजा थीटा डिग्री एंगल के ठीक सामने है, ये लंब होती है। ये हमारी लंब है। तो थीटा डिग्री जो दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा, तो दोबारा याद कर लो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और एक बात और, कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण लंब से भी बड़ी होती है और आधार से भी बड़ी होती है। दूसरी भुजा हमने डिसाइड की, जहां पे अगर थीटा का कोण दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि AB हमारा लंब है। अब तीसरी भुजा बची BC, जो कि अपने आप ही आधार बन जाएगी। तो BC हमारा आधार है। अब आप देखिए, इसमें तीन भुजाएं दे रखी है, लंब, कर्ण और आधार। तीन भुजाएं हो गई, तो इनके कोई ना कोई अनुपात भी होंगे। अनुपात आपने पढ़ा है 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास में पढ़ा है कि अगर दो संख्याओं का हम सरलतम रूप लें तो उसको अनुपात कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं हैं, तो अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए, समझिए कि तीन भुजाओं से कितने अनुपात बन सकते हैं। एक अनुपात हो जाएगा लंब का कर्ण के साथ, एक हो जाएगा आधार का कर्ण के साथ, एक हो जाएगा लंब के आधार के साथ। इस प्रकार मूल अनुपात तो तीन होते हैं और तीन इनके व्युत्क्रम होते हैं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला अनुपात होता है साइन थीटा। साइन का पूरा नाम क्या होता है? SINE, साइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। हमारा लंब क्या है? AB। AB बटा AC, कर्ण आ गया हमारा। ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। अगर आपने ये तीन अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा अगर सही ढंग से याद कर लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे अनुपात, सारी सर्वसमीकरण याद करना बहुत सरल बना दूंगा। बहुत सरल होती है, लेकिन आप लोग डरते हो क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आप यहाँ देखिए कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, जिसको हम AB बटा AC लिखते हैं। दूसरा आता है कोस थीटा। कोस थीटा का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोस लिखते हैं। पूरा नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है। कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब उसमें देखिए कि आधार भुजा कौन सी है? BC बटा AC। ये हमारा हो गया कोस थीटा, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट।
टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा लिखते हैं। टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार। लंब क्या है हमारा? लंब है ए बी और आधार क्या है? बी सी। तो ये हमारा तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात टेन थीटा हो गया, जो कि लंब बटा आधार के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मूल अनुपात 3 है। अब 3 इनके व्युत्क्रम होंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट कर लिखना। उल्टा लिखना एक अलग बात होती है, पलट कर लिखना, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं। टेन थीटा के बाद चौथा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है कोट थीटा। कोट का फुल फॉर्म होता है कोट टेंजेंट। कोट कोट थीटा क्या होता है कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। जो टेन थीटा का मान है उसको पलट कर लिख दो तो हमारा कोट थीटा आ जाएगा। कोट थीटा क्या बन जाएगा? आधार बट्टा लंब। हमारा आधार क्या है? देखो इधर बी सी और लंब कितना है? ए बी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बी सी को मैंने ऊपर लिख दिया और ए बी को नीचे लिख देंगे। ये हमारा आ गया कोट थीटा। कोट थीटा के बाद पांचवा अनुपात होता है सेक थीटा। सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड। सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम सेक। सेक थीटा क्या होता है कि सेक थीटा आपको याद करना है कि कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, पलट कर लिखना है, उल्टा करके लिखना है। कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण क्या है हमारे पास? ए सी। आधार क्या हमारे पास? बी सी। इस तरह से हमारा पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा प्राप्त होता है। छठा और अंतिम होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फुल फॉर्म होता है कोसेकेंड, जिसका हम कोसेक यूज करते हैं। इसका अगर हम कोस यूज करते तो इसके सेम हो जाता, इसलिए इसमें सिर्फ कोस यूज करते हैं, इसमें कोसेक यूज करते हैं, ताकि दोनों में प्रॉपर डिफरेंस अंतर हमें पता रहे। तो कोसेकेंड कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम। साइन थीटा क्या दे रखा है? लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है हमारा? ए सी और लंब क्या है हमारा? ए बी। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। सारी सारी त्रिकोणमिति, सारी पूरी एक्सरसाइज इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित है, निर्भर है। और इन्हीं को हम अगर हमने सही ढंग से सीख लिया, याद कर लिया, तो हमारे लिए ये एक्सरसाइज बहुत सरल हो जाएगी। बच्चे फालतू में डरते हैं इससे। ये एक्सरसाइज हार्ड नहीं है, लेकिन मेन समझने की बात होती है। समझ लो आप तो ये एक्सरसाइज बहुत सरल है। अब देखो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस थीटा। यानी कि जो मान साइन थीटा का है उसका उल्टा कोसेक थीटा का हो जाएगा, और जो कोसेक थीटा का मान है उसका उल्टा करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा। यानी कि कोसेक थीटा का मान पलट कर लिख दें तो साइन थीटा आ जाएगा। दूसरा क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। तो कोस थीटा हमारा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो कोस थीटा का मान आ जाएगा 1 बटा सेक थीटा। तीसरा आता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात टेन थीटा। टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है कोट थीटा, 1 बटा कोट थीटा। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब आ जाएगा कोट थीटा। कोट थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा कोट थीटा का होता है, कोट थीटा टेन थीटा का हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा। इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा अगर कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है तो सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा, 1 बट्टे कोस थीटा। अंतिम बचा हमारा कोसेक थीटा, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा। इस प्रकार हम इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि आप लोगों के दिमाग में ये सवाल
उठ रहा होगा कि अगर थीटा का मान ए पर होता तो, ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि दोबारा हम त्रिभुज बनाते हैं। ये बी है हमारा जो कि समकोण है, ये ए है और ये सी है। बी के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। 90 डिग्री का कोण है तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण ही होती है। ये आपको रटना है, याद रखना है। अब हम बात कर रहे थे कि थीटा अगर सी की बजाय ए पर हो तो, थीटा का मान ए पर दे रखा है कि हमारा मूल कोण ए दिया है और ए के हिसाब से हमें इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है, समझना है। तो उसमें क्या चेंजेस करने हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज करो कि मैंने क्या बताया था कि जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। तो अब यहाँ पे थीटा सी पर था तो सी के सामने वाली भुजा ए बी लंब थी। अगर यहाँ पे थीटा ए पर है तो ए के सामने वाली भुजा बी सी लंब बन जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बची तीसरी भुजा तो ए बी आधार बन जाएगी। बच्चे अक्सर गलती इसी में करते हैं कि कौन सी लंब ले और कौन सी आधार ले। नॉर्मली दिखाई देने पर यह भुजा हम हर एक प्रकार के क्वेश्चन में आधार मानते हैं, इसको लंब मानते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में कई बार दिमाग चेक करने के लिए, बच्चों का मेंटलिटी चेक करने के लिए एग्जामिनर यहाँ पर थीटा दे देता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, और कई बच्चे उस चीज में मात खाते हैं और अपना क्वेश्चन गलत करते हैं। इसके लिए मैं आपको समझा दूं कि अगर थीटा यहाँ आ जाए तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, हमेशा ये याद रखना है। अब बाकी बची तीसरी भुजा तो हमारी आधार ए बी हो जाएगी। इस तरह से आज हमारे पहले टॉपिक में, पहले सेशन में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा है। अब हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे निकालते हैं, उनको हम यूज कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे, हैव ए नाइस डे।